हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस सेशन में कवर करने वाली हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है और इसमें कौन सी सर्विसेज हैं। हम किन किन सिनेरियोज में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं और थोड़ा सा मैं एज्योर पोर्टल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अभी तक हमने कवर किया कि हमारे तीन मेजर क्लाउड प्रोवाइडर हैं। वन इज़ गूगल क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। सो ये तीन टॉप प्रोवाइडर्स हैं। इनमें से हर एक का अपना अपना बेनिफिट्स है, अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम ये नहीं निकाल सकते कि इसकी ये सर्विसेज अच्छी हैं या ये सर्विसेज अच्छी हैं। हर एक के अपने बेनिफिट्स और अपनी अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्लोली एंड स्लोली थोड़ा थोड़ा आगे जाके हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को हम लोग विंडोज़ एज्योर भी कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं हमें बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज, जिसमें से इंक्लूडिंग कंप्यूट, एनालिटिक्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर हम अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से हमें नीड है हम उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस मेंटेन के लिए, है ना। और आप सर्विसेज डिप्लॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, मोबाइल के लिए या आप डिवाइसेस के लिए, या वैसे एप्लीकेशंस आप डिप्लॉय कर सकते हो। और इसमें आप स्केल डाउन कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। माइक्रोसॉफ्ट उतना ही चार्ज करता है एज्योर के लिए जितना आप यूज़ कर रहे हो। एज मच इट्स पेइंग एज यू गो, राइट, एज यू यूज़। मीनिंग सब्सक्राइबर्स जो हैं, आप एक बार इसको सब्सक्राइब करते हो विद सम सर्विसेज, अब सब्सक्राइबर्स को एवरी मंथ इसका बिल आ जाता है जितना उन्होंने यूज़ किया होता है, जितनी सर्विसेज, जितने रिसोर्सेज यूज़ किए होते हैं उसके हिसाब से उनका बिल आ जाता है, राइट। तो जितना आप यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज को, उसी हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। अब इसमें एज्योर वर्क कैसे करता है, तो अगर आप देखोगे कि हमें एज्योर यूज़ करने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसमें एज्योर अगर अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आप 30 डेज़ का फ्री भी अवेल कर सकते हो। फ्री सब्सक्रिप्शन लेकर आप उसे यूज़ करके आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ आपको डिप्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा, आपको एक अकाउंट लेना होगा, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इसके सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन, डेटाबेस वगैरह, ये सब सर्विसेज वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या ऑफरिंग्स देता है, तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब उनकी कुछ कैटेगरीज हैं, वो हम कैटेगरीज कवर कर सकते हैं। और इसमें अगर आप यूज़ केसेस देखोगे तो मेजरली वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स जो होते हैं वो मोस्टली यूज़र्स या मोस्टली कंपनीज उसको यूज़ करती हैं। तो इसकी जो कंप्यूट रिसोर्सेज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को हॉस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस सर्वर्स, आप लोगों ने सुना होगा, विंडोज सर्वर सर्विसेज, या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आईएएस हो गया, या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो गई। माइक्रोसॉफ्ट भी सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जैसे कि लाइनेक्स हो गया, उस सबको भी सपोर्ट करता है। इसमें जो एज्योर है वो बहुत ही कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म है फॉर होस्टिंग डेटाबेसेस। तो मोस्टली आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशन अपना बहुत डेटा, सेफ डेटा, सिक्योर डेटा रखना होता है, तो उसके लिए वो डेटाबेस होस्ट करने के लिए भी यूज़ करती हैं, जिसको कि हम कहते हैं मतलब सर्वरलेस रिलेशनल डेटाबेस ही मेंटेन करता है, जैसे कि एज्योर सिक्वल हो गया, या नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी मेंटेन कर सकता है यूजिंग नो सिक्वल, जिसमें कॉस्मोस जीबी वगैरह वो सब आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बैकअप एंड डिज़ास्टर रिकवरी है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको उस पर्पज से यूज़ करती हैं, जैसे एज आर्काइवल डेटा के फॉर्म में यूज़ करती है, जिसमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इन्हें डेटा रिटेंशन की रिक्वायरमेंट हो, उन केसेस में भी यूज़ करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। तो एज्योर में बहुत सारी डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि सबसे पहले आता है कंप्यूट। कंप्यूट का अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें एक तरह से पूरा वीएम प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि एक पूरा कंप्यूटर हो गया, एंड सर्विसेज इनेबल यूजर्स टू डिप्लॉय एंड मैनेज वीएम्स, यानी कि हमें पूरा फैसिलिटी देता है कि हम
वीएम्स को मैनेज करें, डिप्लॉय करें, उसको पूरा मेंटेन करें, और इसमें ये कंटेनर्स, बैच जॉब्स रन करनी हो, वो सब सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें हम एज़्योर क्लाउड में जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, बनाते हैं, वो या तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस या प्राइवेट आईपी एड्रेसेस से कॉन्फ़िगर होते हैं, और उसके हिसाब से हम उसको एक्सेसिबल बनाते हैं, उस हिसाब से इसकी एक्सेसिबिलिटी मिलती है, राइट। तो एज़्योर वर्चुअल मशीन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है वर्चुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव के लिए, कि किस तरह की हमें कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस यूज़ करने हैं, यानी एक तरह से हमें पूरी मशीन मिल जाती है जिसमें हम अपनी डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रनिंग एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं, और हम उसको उस पे और डिप्लॉयमेंट्स वगैरह वो सब कर सकते हैं। तो ये हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इस टाइप से देता है। फिर आते हैं मोबाइल में। मोबाइल सर्विसेज जो होती हैं, डेवलपर्स यूज़ करते हैं इन सर्विसेज को टू बिल्ड क्लाउड एप्लीकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, इसमें जैसे हो गया, मेजरली हम मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन सर्विस, या बैकएंड टास्क के लिए कुछ डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम इसमें कुछ एपीआई यूज़ करनी हो वो डिप्लॉय करते हैं। तो इस सब पर्पज़ के लिए हम मोबाइल सर्विसेज यूज़ करते हैं। फिर आता है वेब। वेब वाली जो सर्विस है वो हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास जैसे ऑफरिंग्स या फीचर्स होते हैं, जैसे कि सर्चिंग का, कंटेंट डिलीवरी का, या एपीआई मैनेज करनी हो, नोटिफिकेशन हो, ये सब हम इसमें कर सकते हैं वेब में। स्टोरेज स्टोरेज जो होता है, इसमें दोनों तरह का डेटा होता है। स्टोरेज में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, किसी भी तरह का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसमें बिग डेटा प्रोजेक्ट्स भी सपोर्ट करता है, जिसमें उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें उसमें पूरा उसका पूरा प्रोसेसिंग के लिए लॉजिक लिखना होता है। इट प्रोवाइड्स परसिस्टेंट स्टोरेज, आर्काइवल वगैरह, ये सब इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनालिटिक्स और स्टोरेज के लिए, जिसमें हम लोग रियल टाइम एनालिटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स मतलब जैसे ही आपका कुछ डेटा सेव हुआ, जैसे ही कोई डेटा आता है या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, उसी टाइम पे वो उसकी हम एनालिटिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरा ऑटोमेट कर देते हैं प्रोसेस। बिग डेटा एनालिटिक्स हो सकती है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। डेटा लेक में भी हम एनालिटिक्स कर सकते हैं। देन मशीन लर्निंग हो गया। तो ये सारी इन सब फीचर्स को यूज़ करके ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो सकता है, जिसमें हम पूरा लाइक एंड टू एंड एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं, यूजिंग डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स एंड इम्प्लीमेंट सम प्रोसेसिंग ऑन द टॉप ऑफ दैट, कि बिग डेटा के लिए हमने कोई प्रोसेसिंग कर दी, इस तरह से। देन नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में इंक्लूडेड होता है लाइक वर्चुअल नेटवर्क, डेडिकेटेड कनेक्शंस या गेटवेज बनाए जाते हैं फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए या लोड बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें ये पूरा इसका जो नेटवर्किंग वाली सर्विस है, ये सारी कंट्रोल करती है। देन नेक्स्ट आता है मीडिया एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें लाइक ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग होती है, जैसे कि ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग, एनकोडिंग, या फिर हमारा मीडिया प्लेबैक होता है। तो इसमें ये सब कुछ ये मेंटेन करता है। फिर इसमें नेक्स्ट सर्विस आती है जैसे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्वर बैकअप हो गया, साइट रिकवरी, या हम प्राइवेट या पब्लिक क्लाउड्स को कनेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्चुअली ऑफरिंग्स देता है, जैसे कि सपोज ऑथराइज्ड यूजर्स को इंश्योर करता है कि ऑथराइज्ड यूजर्स एज्योर सर्विसेज को यूज़ कर सके, और इसमें ये हमें ये फैसिलिटी देता है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके थ्रू एनक्रिप्शन कीज, या हम और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्लाउड में मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है सपोर्ट इंक्लूडेड होती है एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, या हमारी MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, ये सब ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी में एक्चुअली सर्विसेज हेल्प करती हैं पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए, या IoT डेटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि आप पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकें, सेंसर बेस्ड और पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सको, और भी डिवाइसेस को इसमें एनालाइज कर पाओ। फिर आता है डेवऑप्स। डेवऑप्स जो होता है, इसमें ये प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशन टूल्स, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेवऑप्स। ठीक है, इसमें ये पूरा हमें कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है, जैसे विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज के थ्रू कोलैबोरेशन देता है, जिसमें हम लोग पूरा एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक या डेवऑप्स टूल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पूरा एक टेस्ट एनवायरनमेंट बना सकते हैं, टेस्ट लैब मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने टेस्ट सूट बना लिया, एक के बाद एक टेस्ट केसेस अपने आप कैसे रन होंगे, और फिर किस तरह से डिप्लॉय होंगे, मतलब ये सारा आप इसमें प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि टू शेयर कोड, टेस्ट एप्लीकेशन करनी हो,
या हमें कोई पोटेंशियल इश्यूज़ को ट्रैक करना हो, ये पूरा डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट में सब कुछ, यानी टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट केसेस पूरा ऑटोमेट करना। फिर ये और भी ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देता है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डॉट नेट, नोड डॉट जेएस वगैरह, ये सारी देता है। इसमें सारे टूल्स देता है जिसमें एसडीके वगैरह सब प्रोवाइड करता है। तो डेवलपमेंट में एक तरह से पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी में ये प्रोडक्ट जो है ये कैपेबिलिटीज़ निकालते हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ-कहाँ पे आ सकते हैं, उसको ये मैनेज करता है थ्रू एन्क्रिप्शन और कुछ सेंसिटिव और डिटेल्स के साथ, है ना? तो ये उसको एक तरह से पूरी मेंटेनेंस करता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के लिए, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के लिए। तो ये सब इसमें जो डेटा सेट्स होते हैं उनकी रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि जिसमें डेटा सेट्स के साथ हम ये सब सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम एआई यूज़ कर सकते हैं, एमएल यूज़ कर सकते हैं, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स हेल्प करते हैं टू क्रिएट, रजिस्टर और मैनेज हाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स को, है ना? कंटेनर्स में हम लोग और सर्विसेज यूज़ करके इसमें वर्क करते हैं। तो कंटेनर्स हमें एक तरह से हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एज़्योर क्लाउड में, जिसमें हम लॉट्स ऑफ बहुत सारी चीज़ों को रजिस्टर कर सकते हैं और उसका हाई वॉल्यूम मेंटेन कर सकते हैं। फिर डेटाबेस आता है। डेटाबेस में आप ये दोनों तरह का डेटाबेस हम मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी ऑफरिंग्स देता है जिसमें सीक्वल, नो सीक्वल, कॉस्मोस डीबी, एज़्योर डेटाबेस, पोस्टग्रेस सीक्वल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। डेटा डेटा पर्सपेक्टिव जो चीज़ें हैं वो सारी आती हैं। इसमें हमें सीक्वल डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड करता है, कैशिंग और डेटाबेस इंटीग्रेशन और डेटाबेस माइग्रेट करने के तरीके, जिसमें हम ऑन प्रेम से इसमें माइग्रेट कर सकते हैं एज़्योर में, और बाकी फंक्शनैलिटी जिसमें हम पूरा सीक्वल डेटाबेस इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में हमें कुछ सेट ऑफ टूल्स देता है माइग्रेशन के लिए, जिसमें हम ऑन प्रेम से सीक्वल, एज़्योर सीक्वल में माइग्रेट कर सकते हैं। तो अपना पूरा डेटा अगर हमें माइग्रेट करना होता है तो ये हमें पूरे टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जिससे हम इजीली कर लेते हैं। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम बैकअप, रिकवरी, कॉम्प्लायंस, ये सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। देन आते हैं मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी क्लाउड सर्विस होती है, जिसमें एज़्योर रिमोट रेंडरिंग और एज़्योर स्पेशल एंकर्स वाली फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हम 3D एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए 3D एक्सपीरियंस होता है, उसमें डिज़ाइन वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर मतलब उन केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे हमें कुछ प्ले या गेम्स वगैरह के लिए हमें यूज़ करना होता है। देन ब्लॉकचेन ये हेल्प करता है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के लिए। इंट्यून जो होता है, इंट्यून यूज़ करते हैं टू एनरोल यूज़र डिवाइसेस, और कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंट्यून यूज़ करते हैं। इसमें ये हमें मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए कुछ पुश करता है, कुछ पॉलिसीज़ हम उनमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ये फिर उनको फर्दर प्रोसेस करता है। तो इसमें इन्होंने कुछ टूल्स वगैरह दिए होते हैं एज़्योर में, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी सर्विसेज हैं, और एज़्योर हमें डिज़ास्टर रिकवरी और बैकअप का पूरा ऑप्शन देता है, हमें किस तरह से उसे रन करना है लोकल सर्वर्स पे और रिमोट सर्वर्स पे। तो ये सारी इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि एज़्योर में ये सारी सर्विसेज तो हैं, बट हमें जनरली हमेशा ये सारी सर्विसेज की नीड नहीं होती। बेस्ड ऑन नीड हम उसके हिसाब से इसके रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके बाद अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हम इस पोर्टल को कैसे यूज़ करें, है ना? उसमें सर्विसेज कहाँ होती हैं, किस तरह से हम इसका पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं पहले। तो एज़्योर का पोर्टल खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप उसका फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 30 डेज़ का। तो इसके लिए यूआरएल है portal.azure.com। ठीक है? ये इसका पूरा पोर्टल है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आपको ये सब दिखेगा। इसमें हमारे पास अभी मैं आपको सिर्फ सर्विसेज दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि मुझे अपने सारे रिसोर्सेज देखने हैं, तो उसका ऑप्शन है ऑल रिसोर्सेज। ऑल रिसोर्सेज मतलब आपने जो जो अपने रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, चाहे आपने कुछ लॉग एनालिटिक्स के लिए बनाया हो या आपकी कोई वीएम हो, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है? अब हम पहले सबसे पहले क्रिएटर रिसोर्स करते हैं। क्रिएटर रिसोर्स, यहाँ पे वो सब कैटेगरीज आ रही हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी हैं, ये सारी हैं आपके पास यहाँ पे।
AI प्लस मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन वगैरह ये सारी हैं। जैसे हम कंप्यूट देखते हैं, कंप्यूट में देखो यहाँ पे ऑप्शंस है वर्चुअल मशीन, स्केल सेट वगैरह, ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो ये सारे इसके रिसोर्सेज कहलाते हैं और उसमें ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, उन कैटेगरीज में अलग अलग ऑफरिंग्स दे रहे हैं ये, ठीक है। तो आप ये देखोगे सारे हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में कैटेगरीज हैं जिसमें आपकी कंप्यूट, स्टोरेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेवऑप्स वगैरह, डेटाबेसेस, ये सब कुछ आता है जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब इनके अंदर इन कैटेगरीज में क्लिक करने पर आपको उनकी ऑफरिंग्स दिखती हैं। तो इस तरह से ये पूरा डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब हम इसमें वन बाय वन थोड़ा सा जो जो मेन यूज़ में आता है उसको हम पहले करके एंड वन बाय वन आगे फिर समझते जाएंगे। होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वही होम वाली स्क्रीन नज़र आएगी। इसके अंदर आपको अगर देखना है, मान लो आपकी क्या क्या सब्सक्रिप्शन है, आप इस पर सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक करो तो आपको सब्सक्रिप्शंस की डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसमें से जाओगे, कॉस्ट मैनेजमेंट करना है आपको, मतलब आपने सपोज आपने देखना है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट कहाँ कहाँ जा रही है पूरी एज्योर के रिसोर्सेज की, ठीक है। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो आपकी कॉस्ट कहाँ कहाँ जा रही है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा यूज़ कर सकते हो। ये एक पोर्टल है, ऑल रिसोर्सेज आ जाएगा, डैशबोर्ड है, इसके सब्सक्रिप्शंस हैं, जितने भी आपके पास एक पर्सन के पास मोर देन वन सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट में जाके आप अपनी पूरी कॉस्ट दे सकते हो। तो ये पूरा एक तरह से हमारा एक पोर्टल हो गया। सो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने आज ये समझा कि एज्योर क्या है, एज्योर में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, और एज्योर के पोर्टल के बारे में थोड़ा सा इनिशियल देखा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम अगले वीडियो में हम लोग और डिटेल में देखेंगे हर रिसोर्स के लिए। तो पहले हम लोग कंप्यूट पे देखेंगे कि उसमें डिटेल में क्या है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे वीएम बना सकते हैं, वो सब और डिटेल में। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।